तो दोस्तों आज एक और बार मैं फिर से लेके आया हूँ एक डिमोनिक क्रीपी जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है मिनारी साचियारे। ये मूवी बिल्कुल अभी ही रिलीज हुई है और बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग भी है। हम देखेंगे एक लड़की की कहानी को जो कुछ दिन के लिए अपने दादा दादी के पास रहने के लिए आई थी, पर उसको ये नहीं पता था कि उसके खानदान में कुछ डिमोनिक हो रहा है जिससे पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ रहा है। ये मूवी काफी अच्छी थी तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं मिनारी साचियारे मूवी की एक डरावनी डिमोनिक कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है एक गांव के अंदर एक परिवार को दिखाते हुए जिसमें एक छोटी लड़की थी जिसका नाम है कायूरी। कायूरी के मम्मी पापा उसे लेके आए हुए थे दादा दादी के घर पे और ये परिवार काफी शांत और सुशील था। पर फिर होती है रात और कायूरी को अपने कमरे के बाहर से शोर आने लगता है। उसे बाथरूम भी जाना था और इसलिए वो बाहर निकल जाती है, पर सीढ़ियों से ऊपर जाने पे उसे मिलता है एक कमरा जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से कोई इंसान अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। कायूरी देखती है कि अंदर एक आदमी बैठा है जिसकी आंखों में और मुंह में सिलाई हो रखी थी, जिससे डर के मारे कायूरी जाग जाती है और हमें पता चलता है कि कायूरी अब बड़ी हो चुकी है और उसके साथ जो हुआ था ना वो बचपन में हुआ था। कायूरी एक नर्सिंग स्टूडेंट थी और आज उसे उसकी मम्मी फोन करके बोलती है कि जाओ अपने दादा दादी के पास जाओ और थोड़े दिन तक उनका ख्याल रखो, और इस काम के लिए कायूरी मान जाती है। कायूरी अपना सामान पैक करके निकल जाती है गांव की तरफ और रास्ते में कायूरी एक बूढ़ी औरत की मदद करती है रोड पार करने में, और वो बूढ़ी औरत बदले में जवाब देती है कि बूढ़े लोगों के लिए बहुत सारे यंग लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर तुम जैसे अच्छे लोग ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता, हमें खुशी कहाँ से मिलती। और दोस्तों इस मूवी का जो नाम का मतलब है ना वो यही है कि सबको खुश रहने दो। ये बात कायूरी को थोड़ी अजीब लगती है, पर खैर वो गांव की तरफ आगे बढ़ जाती है। वो ट्रेन लेके पहुंचती है गांव पे, और दोस्तों असल में कायूरी इसी गांव में बचपन में काफी रही है तो ऑलमोस्ट सारे लोग उसे जानते थे। पर इस बार कायूरी को अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी गांव से। वो अपने दादा दादी के घर पहुंचती है और दोनों लोग कायूरी को बहुत अच्छे से नॉर्मल तरीके से वेलकम करते हैं। दादा दादी कायूरी को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और सब कुछ हैप्पी फैमिली जैसा था। थोड़ा बैठकर वो लोग चाय वगैरह पीते हैं, पर बात करते करते दादी अचानक ही पूछती है कायूरी से कि क्या तुम खुश हो। ये सवाल काफी अजीब था तो कायूरी ढंग से जवाब नहीं देती और वो बस हाँ बोल देती है, और हाँ सुनते ही दादा दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कायूरी इसके बाद कमरे में जाती है और वो अपनी पुरानी फोटोज को चेक करती है, पर दोस्तों उसे मिलती है एक अजीब फैमिली फोटो जो उसकी फैमिली की नहीं थी, पर उस फोटो में एक छोटी लड़की का चेहरा कटा हुआ था। इसके बाद कायूरी उस कमरे को जाकर चेक करती है जिसमें बचपन में उसने वो डिमोनिक आदमी को देखा था, पर वो कमरा अभी लॉक था। जिसके बाद कायूरी अपनी दादी की साथ में जाकर डिनर में हेल्प करवाती है। जापान में एक मीसो नाम की डिश होती है जिसे काफी सारे सूप्स वगैरह में डाला जाता है, और दोस्तों कायूरी की दादी की हाथ की जो मीसो थी वो थोड़ी अलग थी, और वो कायूरी को बोलती है कि वो कुछ दिन बाद उसे इस मीसो को बनाना सिखाएगी। इस मीसो से वो लोग खुश भी रहते थे। डिनर करते वक्त वो लोग नॉर्मल बातें कर रहे थे, पर अचानक ही दादा दादी क्रीपी तरीके से शक्ल बनाकर पिक्स की तरह आवाजें निकालने लगते हैं। सेम टाइम पर ऊपर के कमरे से शोर आने लगता है, और पहले तो कायूरी को ये मजाक लगता है, पर जल्दी ही चीजें बहुत ज्यादा क्रीपी हो जाती है। दादा दादी जब तक आवाजें निकालते हैं जब तक ऊपर से शोर आना बंद नहीं हो जाता। दोस्तों फिर दोनों ही अचानक नॉर्मल हो जाते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उन्होंने अभी कुछ उल्टा सीधा करा ही नहीं, जिससे कायूरी बहुत ज्यादा क्रीप्ड आउट हो जाती है। दादा दादी बात करने लगते हैं कि जैसे जो पिग वो लोग खा रहे हैं उसका जिंदगी का मकसद ही मरना था। धीरे धीरे ये साफ हो जाता है कि घर में कोई गड़बड़ नहीं है, पर दादा दादी में है। थोड़ी देर बाद कायूरी को अपना दादा हॉलवे में खड़ा हुआ मिलता है जिसका मुंह खुला हुआ था, और वो जब तक वैसे खड़ा रहता है जब तक कायूरी उसे जाकर हिलाती नहीं। दादा दादी उस नाइट जब कायूरी को गुड नाइट बोलते हैं तो वो थोड़े उदास हो गए थे, जैसे उनके अंदर की हैप्पीनेस की परसेंटेज खत्म हो गई हो, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है।
अब अगले दिन कायूरी मदद करती है एक स्कूल के लड़के की जिसे कुछ लड़कों ने अभी अभी बुली करके गिरा दिया था। कायूरी उसे संभालती है जब वहां पर आता है असाका नाम का एक लड़का। और दोस्तों, कायूरी असाका को जानती थी क्योंकि बचपन में वो दोनों क्लासमेट्स थे। वो जो स्कूल का लड़का था वो असाका को जानता था और इसलिए असाका उतरकर उस लड़की की हेल्प करता है और उसकी साइकिल को ट्रक में रखकर उसे अपने साथ भी ले जाता है। असाका कायूरी से भी कैचअप करता है और कायूरी भी असाका के साथ घर जाती है। वो दोनों रास्ते में अब बात करते हैं और जब कायूरी उससे पूछती है कि क्या असाका ठीक है तो असाका धीरे से बोलता है कि मुझे बचा लो, पर फिर वो बात घुमा देता है। अब उस लड़के को घर छोड़कर असाका कायूरी को ट्रक भी चलाना सिखाता है और वो दोनों पूरे दिन साथ में रहकर अच्छा खासा बॉन्ड बना लेते हैं। कायूरी को शाम को असाका घर छोड़ देता है, जिसके बाद कायूरी मिलती है अपने दादा से और दादा सीधा सीधा कायूरी को मना करता है कि आज के बाद असाका से मत मिलना, जो कि बहुत अजीब बात थी। कायूरी बहस ना कर अंदर चले जाती है और फिर उसे मिलती है अपनी दादी, जो बस एक हॉलवे में क्रीपी तरीके से खड़ी थी और वो कायूरी को देखते ही एक कमरे में चले जाती है। और धीरे धीरे ये मूवी अब डिस्टर्बिंग हो रही थी। रात को डिनर से पहले दादा दादी खुश होकर कायूरी को थैंक यू बोलने लगते हैं उनके पास आने के लिए, पर उनका थैंक यू बोलने का तरीका बहुत ज्यादा अजीब था। वो दोनों कायूरी के हाथों को पकड़कर अपनी आंखों से लगाने लगते हैं, जैसे वो दोनों कायूरी के अंदर से खुशी को छीन रहे हो। कायूरी को ये सब थोड़ा अजीब लगता है तो वो अपने हाथ पीछे कर लेती है और फिर दादा दादी ऊपर के कमरे में देखने लगते हैं। कायूरी घबरा कर अपने कमरे में चले जाती है, पर आधी रात को उसे बाथरूम जाना था। वो कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ती है, पर आज वो पहले बंद कमरे की चाबियां चुराकर ऊपर चेक करने के लिए चले जाती है। हालांकि जब कायूरी दरवाजा खोल रही थी उससे पहले ही पीछे आ जाती है डेमोनिक दादी, जो कायूरी को ही घूर रही थी। कायूरी दादी से पूछती है कि क्या हुआ, पर तभी डेमोनिक दादी भागकर आती है और अपने आप को दरवाजे में पूरी तरीके से बार बार मारने लगती है, जिससे कायूरी डर कर वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन घर में फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, पर जब सब नाश्ता कर रहे थे तभी हॉलवे से आने लगता है शोर और जल्दी ही कायूरी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि हॉलवे में रेंगता हुआ आ गया था एक बूढ़ा आदमी जिसका चेहरा सिला हुआ था। आदमी को देखते ही दादा दादी नॉर्मली उस आदमी को वापस खींच कर ले जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और कायूरी की तो रूह कांप गई थी। वो जाकर उस आदमी को टॉर्चर होता हुआ देख पाती है और दादा दादी आदमी को उसी बंद कमरे में ले जाते हैं। वो दोनों उस आदमी को उस कमरे के अंदर ले जाकर बंद कर देते हैं और गुस्से में कायूरी पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, और दादा दादी बताते हैं कि इस आदमी की वजह से ही वो लोग खुश रह पाते हैं। कायूरी को कुछ भी समझ नहीं आता, जिसके बाद वो आदमी दर्द में चिल्लाने लगता है। दादा दादी बात करने लगते हैं कि कैसे उन्हें कायूरी को सच्चाई पहले ही बता देनी चाहिए थी, पर खैर अब वो एंड में सब कुछ खुद ही समझ जाएगी। ये सब देखकर कायूरी डर के मारे घर से भाग जाती है। पर दोस्तों, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि असल में इस मूवी में क्या है। ये जो दादा दादी है ना, ये दूसरों को दर्द में डालकर खुश रहते हैं। कहने का मतलब जितना उस आदमी को दर्द होगा उतना दादा दादी को खुशी मिलेगी, पर क्यों ये आगे पता चलेगा। अब कायूरी रोते हुए भागती है जब उसके पास आता है असाका, जो अपने पापा के साथ था। असाका का पापा कायूरी को घर पे इनवाइट करता है और फिर कायूरी उनके घर चले जाती है। वहाँ पे कायूरी को वो लोग फ्रूट वगैरह खिलाते हैं, जिसके बाद असाका का पापा अपनी कुछ अजीब पेंटिंग्स कायूरी को दिखाने लगता है, पर असाका उन पेंटिंग्स को दूर रख देता है क्योंकि वो पेंटिंग्स डिस्टर्बिंग थी। असाका का पापा कुछ अजीब ही बिहेव कर रहा था, जिससे हम लोग असाका को भी परेशान देख पाते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कि इसके घर में भी कुछ बुरा हो रहा है। थोड़ी देर बाद कायूरी असाका को कन्फ्रंट करती है और उसे सब कुछ बता देती है। असाका अब कायूरी को वापस घर ले जाता है और उन दोनों का प्लान था उस आदमी को बचाने का, और असाका ये भी बताता है कि इस गांव के लोग कुछ अजीब हो गए हैं और गांव में सब लोग बस खुश रहने की बात करते रहते हैं। कायूरी अब असाका को छुपके से अपने घर के अंदर घुसा देती है, जिसके बाद वो दादा दादी की आंखों से छुपकर चाबियां चुराने जाती है, पर रास्ते में ही उसे दादा दादी दिखते हैं जहाँ पे दादी को हो जाती है उल्टी। और दोस्तों, ये उल्टी प्रेगनेंसी वाली उल्टी थी, जो कि नामुमकिन है उस एज की औरतों के लिए।
कायूरी अब जाकर चाबियां चुराती है, पर तभी दादा दादी वापस आ जाते हैं और कायूरी छुप जाती है टेबल के नीचे। दादा दादी को बोलने लगता है कि हॉस्पिटल चलो, पर दादी मना कर रही थी और उसके बाद दादी दादा की उंगली चूसने लगती है जैसे उसे इस काम से एनर्जी मिल रही हो। दादी कायूरी को भी टेबल के नीचे देखकर हंसने लगती है और काफी देर उंगली चूसने के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। कायूरी तुरंत निकलती है टेबल के नीचे से और वो जाती है असाके के पास, अपने दादा दादी की नजरों से बचते हुए जो अब घर में जानवरों की तरह घूम रहे थे। वो किसी तरीके से असाका को लेकर ऊपर के कमरे में पहुंच जाती है और उस बेचारे आदमी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब थी। उस आदमी की बॉडी को न्यूट्रिएंट्स सीधा एक पाइप से दिए जा रहे थे ताकि वो मरे ना। कायूरी अब उस आदमी की आंखों पे से सिलाई खोल देती है जिससे वो आदमी नींद से जाग जाता है और चिल्लाने लगता है। दोनों लोग आदमी को शांत करवाते हैं और फिर उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, पर तभी कायूरी को दिखाई देती है अपनी दादी की मीसो, जिससे अब आप लोग समझ ही जाओ कि उस मीसो को दादी कैसे बनाती होगी। खैर, कमरे से निकलकर घर की एंट्रेंस पे दादा दादी ऑलरेडी खड़े थे जो कायूरी को देख लेते हैं, पर वो दोनों उसे कुछ बोलते नहीं। वो दोनों बस असाका को बोलते हैं अपने काम से काम रखने के लिए, क्योंकि अभी उन्होंने कायूरी को सच्चाई नहीं बताई थी। पर कायूरी और असाका दादी की एक नहीं सुनते और वो घर से उस आदमी को लेकर निकल जाते हैं। अब दोस्तों, वो आदमी सालों से कमरे में बंद था, तो वो धूप देखते ही खुश हो जाता है और थोड़ा पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। वो वहां से अकेला ही आगे बढ़ने लगता है खुशी के मारे, और कायूरी और असाका उसका पीछा करते हैं। अगले सीन में वो बूढ़ा गांव की मेन रोड पे चल रहा था। उसके पीछे थे असाका और कायूरी और उन दोनों के पीछे थे दादा दादी, और रोड के सामने से आ रहे थे कायूरी के मम्मी पापा और उसका भाई सोता। मम्मी का नाम है मियोको और पापा का नाम है केंसुके, जिनकी गाड़ी उस आदमी के साइड से गुजरती है। पर दोस्तों, वो लोग तुरंत अपनी गाड़ी को घुमा लेते हैं और उस आदमी को बड़ी तेज से आकर टक्कर मारते हैं ठीक उसी टाइम पे जब वो आदमी कायूरी को शुक्रिया बोल रहा था। वो आदमी उड़कर जाता है और फिर कांप कांप कर बुरी तरीके से मर जाता है। मियोको और केंसुके भी वहां पे आते हैं और वो लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करते हैं। मियोको और केंसुके को भी पता चलता है कि अभी तक कायूरी को सच्चाई नहीं पता चली है, जिसके बाद मियोको अपनी बेटी को कसकर पकड़ लेती है और दादा और केंसुके उस आदमी की लाश को पैर से धक्का मारकर एक खेत में फेंक देते हैं। कायूरी रोती रहती है, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता और असाका भी कुछ नहीं कर पाता, जिसके बाद केंसुके उस लाश में आग लगा देता है। और अब कायूरी को बताया जाता है कि दुनिया में लोगों की खुशी धीरे धीरे खत्म हो रही है और इसलिए लोग अब एक दूसरे की खुशी चुराकर खुश रहते हैं। असाका बोलता है कि ये सब गलत है, पर कायूरी के घर वाले असाका को डांट कर वापस घर भगा देते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, इस मूवी में एक अपोकलिप्टिक सिचुएशन है जिसमें लोग एक दूसरे की हैप्पीनेस चुरा रहे हैं। अब कुछ लोगों को ये डिस्टर्बिंग लगता है और कुछ लोग बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि सोसाइटी हो। जैसे हम लोग कभी कभी अपने आसपास के डिसीजन से खुश रहते हैं और कभी कभी नहीं। अब रात को डिनर पे कायूरी अपने मम्मी पापा को बहुत ज्यादा हिलाती है और बोलती है कि ये सब बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, पर उसकी बात कोई भी नहीं सुनता। इवन उसका छोटा भाई भी सबके अंदर साथ दे रहा था। कायूरी समझ जाती है कि उसे अपनी मदद खुद करनी होगी और अब पूरा परिवार खाना खाने लगता है। पर कायूरी जाकर अपना सामान पैक करती है, पर किसी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सामान पैक करके कायूरी सब पर चिल्लाती है और बोलती है कि इंसानियत इतनी ज्यादा खराब नहीं हो सकती, पर उसकी बात का जवाब कोई नहीं देता। वो लोग आने वाली किसी सेरेमनी की बात करने लगते हैं जिसमें कुछ सैक्रिफाइस वाली बातें वो बोल रहे थे, जिसके बाद मियोको कायूरी को बोलती है कि तुम्हारे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ऑलरेडी ऐसी हो चुकी है। कायूरी को इस बात पे यकीन नहीं होता, पर मियोको के हिसाब से उसने बचपन से कायूरी को एक अच्छे एनवायरनमेंट में रखा था ताकि उसे एक अच्छा बचपन मिल सके। पर अब वक्त आ गया है कि वो सच्चाई को एक्सेप्ट कर ले, जिसके बाद कायूरी डरकर वहां से भाग जाती है। अब अगले दिन कायूरी जाकर बाहर के गांव वाले लोगों को देख रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि पूरी दुनिया में सारे लोग इविल हो गए हैं, क्योंकि सब लोग नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कायूरी के पास आकर रुकती है एक गाड़ी। गाड़ी के अंदर उसके दो पुराने क्लासमेट्स थे जो कायूरी को बोलने लगते हैं कि बेटा अब तुम क्या करोगी। लाइक वो ऐसी बातें कर रहे थे जैसे कायूरी के साथ फ्यूचर में कुछ होने वाला हो, पर कायूरी को अभी तक किसी ने सच्चाई नहीं बताई थी।
ये बात जैसे ही उन दोनों को पता चलती है कि कायरी को अभी सच नहीं पता, तो वो दोनों उसका मजाक उड़ाकर वहां से चले जाते हैं। कायरी को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और वो जाकर खड़ी हो जाती है उस आदमी की राख के पास जिसे कल जलाया था। वहां पर कायरी के पास आकर खड़ी होती है एक बूढ़ी औरत, और अब वो उससे बात करती है। वो बूढ़ी औरत बोलती है कि प्लीज हमारे परिवार में से किसी को भी मत चुनना, क्योंकि हमारे परिवार में सारे लोग बूढ़े हैं। कायरी को समझ नहीं आता, पर फिर वो औरत बताने लगती है कि जो आगे होगा वो अच्छे के लिए होगा। औरत ये भी बताती है कि इससे पहले ये सब कायरी के पापा की बहन के साथ हुआ था, और उस औरत के हिसाब से कायरी जैसी लड़की का पैदा होना बहुत रेयर है, और कायरी किसी वे में स्पेशल है। कायरी को कुछ भी समझ नहीं आता, तो वो वापस घर चली जाती है, पर वो जाकर देखती है उस फैमिली फोटो को जो उसे मूवी की शुरुआत में मिली थी। और दोस्तों, फोटो में जिस लड़की का चेहरा कटा हुआ था ना, वो कायरी के पापा की बहन ही है। कायरी तुरंत जाकर अपने पापा से फोटो के बारे में पूछती है कि उसकी बहन के साथ क्या हुआ था। केंसुके बताता है कि मेरी बहन भी तुम्हारी तरह थी, और वो सोसाइटी के तौर तरीकों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, और इसलिए वो एक दिन घर से भाग गई थी, और अब शायद वो मर चुकी है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि वो पहाड़ों में रहती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कायरी स्पेशल चाइल्ड इसलिए है क्योंकि वो इस नई दुनिया के हिसाब को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। कहने का मतलब मूवी में नॉर्मल लोग नॉर्मल नहीं माने जा रहे, और एबनॉर्मल लोगों को नॉर्मल समझा जा रहा है। ये सुन के कायरी वहां से भाग जाती है, और गेट पे उसे दिखाई देती है दादी, जिसके कान में से खून निकल रहा था, जो एक इंडिकेशन है कि दादी की हैप्पीनेस खत्म हो रही है। कायरी अब जाकर सारे गांव वाले से पूछती है अपने पापा की बहन के बारे में, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि केंसुके की बहन पहाड़ों में रहती है, पर कोई भी कायरी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता। पूरे दिन घूमते घूमते कायरी पहुंच जाती है पहाड़ों में, जहाँ पे फाइनली एक आदमी बताता है कि एक बूढ़ी औरत पहाड़ों पे रहती है, पर वो कायरी की आंटी है या फिर नहीं, ये उसे पता नहीं चलता। खैर, कायरी को उम्मीद थी कि अगर वो अपनी आंटी से मिल लेगी तो उसे कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा, और एंड में खुश नसीबी से उस जंगलों में मिलती है उसे एक कुटिया, जहाँ पे रहती थी एक औरत, और वो औरत असल में कायरी की आंटी ही थी, जो अब उसे अपने साथ घर में ले जाती है। कायरी अपनी आंटी को पूरी कहानी बताती है और पूछती है कि दादा दादी के दिमाग पे क्या चल रहा है। आंटी समझाती है कि चिंता मत करो, वो लोग तुम्हें किसी का सैक्रिफाइस करने के लिए बोलेंगे, और जिस दिन तुमने किसी का सैक्रिफाइस अपनी मर्जी से कर दिया ना, उस दिन तुम्हें वो खुशी महसूस होगी जो बाकी लोगों को होती है। वो खुशी कहाँ से आती है और क्यों, ये कोई नहीं जानता, पर बस तुम उसे एक्सेप्ट मत करना, क्योंकि ऐसा करते ही तुम खुशी से बच नहीं पाओगी। आंटी अब आगे बताती है कि हो सकता है कि ये पूरी दुनिया एक वीआर गेम हो, और हम लोग बस इस गेम को खेल रहे हैं, और अगर हम मर जाएंगे तो हम असली दुनिया में जाग जाएंगे। और दोस्तों, दादी असली दुनिया में जाने के लिए रेडी थी। इसके बाद आंटी कायरी को ले जाती है लकड़ियाँ कटवाने के लिए, और वो उसे बोलती है कि थोड़ा तेज मारना लकड़ी में, ताकि एक ही बार में लकड़ी कट जाए। और कायरी तेज से कुल्हाड़ी मारती है, पर तभी आंटी अपने सर को बीच में ले आती है, और आंटी का स्कल ही बीच में से टूट जाता है। आंटी डिमोनिक तरीके से हंसने लगती है, ये बोल के कि अब मैं असली दुनिया में जाग जाऊंगी, पर कायरी की सांसें अटक जाती है। कायरी डिमोनिक तरीके से चिल्लाकर अपने आप को बचाकर भागती है, और वो जाके आंटी के घर में देखती है एक लटका हुआ कंकाल। और इसका मतलब दोस्तों, आंटी ने भी एंड में हार मानकर सैक्रिफाइस कर दिया था, और वो भी शिकार बन गई थी उस डिमोनिक खुशी का, जिसने दुनिया के लोगों पे अब कब्जा कर रखा है। कायरी अब भागती है और वो भागती है और वो भागती है, और वो एंड में थक कर एक पेड़ के पास ही बैठ जाती है। वो रोने लगती है, और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अपनी आंटी को मार डाला। अब दोस्तों, फाइनली यहाँ पे चीजें क्लियर होती है। असल में दुनिया में एक डिमोनिक खुशी एक वायरस की तरह फैल रही है, और अगर इंसान अपनी मर्जी से किसी का सैक्रिफाइस कर देता है तो वो खुशी उसे अपना शिकार बना लेती है। वो इंसान फिर खुश रहने लगता है, पर अपनी खुशी को जिंदा रखने के लिए उस इंसान को टॉर्चर करना पड़ता है दूसरे इंसानों को, ताकि उसकी खुशी जिंदा रहे।
अब रात को कायूरी को आता है एक डिमोनिक सपना जिसमें वो अपने परिवार वालों के साथ बैठी हुई थी और वो किडनैप आदमी आकर वहां पर डांस करने लगता है। केंसु के फर्श को रगड़ने लगता है, दादी तालियां बजाने लगती है और दादा मुंह से आवाजें निकालने लगता है और मियो को हंसती है। वो आदमी डांस सबकी रिदम पे करता है और सब लोग खुश होते हैं। और दोस्तों ये सब कुछ उसी डिमोनिक खुशी का असर था जो अब कायूरी को भी अपना शिकार बनाना चाहती है। कायूरी अब अगले दिन सो के उठती है और वो अब हद से ज्यादा डिप्रेस थी। वो जंगल से निकलती है और वहां पे आया हुआ था असाका जिसने कल कायूरी का पीछा किया था। असाका बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं, पर कायूरी अकेले ही पैदल घर जाती है। कायूरी अब जाकर अपनी फैमिली के साथ बैठ जाती है नाश्ते की टेबल पे जहाँ पे सब लोग थे, पर कायूरी का भाई सोता नहीं था क्योंकि सोता एक दूसरे कमरे में बैठकर बस एक बात बार बार बोल रहा था कि कितना लाल है, सब कुछ कितना लाल है। जिसके बाद कायूरी कांप जाती है जब वो अपने भाई की आंखों से निकलता हुआ देखती है खून। मियो को बोलती है कि ये सोता की सजा है क्योंकि वो पूरे दिन गेम्स खेलता रहता है। इतना ही नहीं, दादी अब पूरे 9 महीने की प्रेग्नेंट हो गई थी, वो भी सिर्फ 2 दिन के अंदर। मतलब ये जो वायरस वाली डिमोनिक खुशी है ना, ये सब कुछ दुनिया में बदल कर रख रही है और अब जो बच्चा दादी का होगा वो भी डिमोनिक ही होगा। कायूरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर उसे सबूत चाहिए था कि दुनिया में सारे लोग पागल है भी या फिर सिर्फ उसका खानदान पागल है। तो कायूरी अभी कैंची उठाती है और निकल जाती है वापस बाहर। वो जाकर मिलती है उन बिगड़े हुए स्कूल के बच्चों से और वो बिना सोचे समझे एक लड़के को स्टैब कर देती है कैंची से। पर दोस्तों वो लड़का स्टैब होने के बाद भी हंसता रहता है और उसके दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जैसे कि उसे दर्द ही ना हो रहा हो और उसे दर्द से खुशी मिल रही हो। ये देख के कायूरी को सारी बातों पे यकीन हो जाता है और फिर अचानक ही उस लड़के के घाव भर जाते हैं और खून गायब हो जाता है। मतलब जो लोग डिमोनिक खुशी का शिकार है उन्हें कुछ नहीं हो सकता। पुलिस वहां से चले जाते हैं और फिर कायूरी के सामने आता है वो लड़का जिसकी कायूरी ने मदद करी थी। और दोस्तों देखने से वो लड़का अभी भी नॉर्मल लग रहा था। वो दोनों बैठ के बात करते हैं और बातों से ये साफ था कि वो लड़का जानता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। एंड में वो लड़का कायूरी को बोलता है कि अगर तुम भी खुश हो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। और शायद ज्यादातर लोग खुश होने का फैसला इसलिए ही करते हैं क्योंकि जिंदगी में ज्यादा चेंजेस नहीं आते। कायूरी अब घर आती है और वो देखती है कि उसके खानदान वालों ने एक और बूढ़े आदमी को बुला रखा है और कायूरी समझ जाती है कि उसके परिवार वाले इस आदमी को भी कैद करने वाले हैं। कायूरी तुरंत उस आदमी को चिल्ला चिल्ला कर भगा देती है और उसके मम्मी पापा से रोकने की कोशिश करते हैं, पर कायूरी उस आदमी की जान बचा ही लेती है क्योंकि वो आदमी भाग जाता है। वहीं कायूरी का भाई पूरी तरीके से पागल हो गया था और उसकी आंखों से खून रुक ही नहीं रहा था। कायूरी देखती है कि अब उसकी माँ की आंखें भी लाल हो गई हैं खून से और उसका पूरा परिवार अब डिमोनिक हो गया था। मियो को बोलती है कि अब हम लोगों पे टाइम नहीं है। केंसुके बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम सब लोग मारे जाएंगे। और अब दादी बताती है असली राज। दादी बोलती है कि बच्चे के पैदा होने से पहले कायूरी को सैक्रिफाइस करना होगा, वरना पूरा का पूरा परिवार मारा जाएगा। या फिर कायूरी अपनी आंखें और मुंह सिल सकती है तो उसका परिवार फिर भी बच जाएगा। कायूरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और वो किसी इंसान को मारना भी नहीं चाहती थी और इसलिए वो जाकर सुई धागा लेकर अपनी आंखें सिलना स्टार्ट कर देती है, जिससे सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। हाउएवर कायूरी अपनी आंखें सिल नहीं पाती क्योंकि इसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। कायूरी मना कर देती है कुछ भी करने से, जिससे परिवार को आ जाता है गुस्सा और सारे लोग डिमोनिक तरीके से कायूरी पे ही हमला कर देते हैं। कायूरी किसी तरीके से अपने परिवार से बच के भाग जाती है, पर वो समझ गई थी कि अगर उसने सैक्रिफाइस नहीं करा तो उसके परिवार के सारे लोग मारे जाएंगे। कायूरी रोते रोते अब कहाँ जा रही थी उसे खुद भी नहीं पता था, पर एंड में वो पहुंच जाती है असाका के पास। वहाँ पे कायूरी देखती है कि असाका ने अपने पापा का सैक्रिफाइस कर दिया है और अब असाका बोल रहा था कि वो भी फाइनली हैप्पी हो जाएगा। कायूरी असाका को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और हमें इस गांव से भागकर दूर चले जाना चाहिए, पर तभी कायूरी को कुछ हो जाता है। वो नीचे गिरकर कांपने लगती है और वहीं दूसरी तरफ दादी का डिलीवरी टाइम आ गया था। परिवार वाले दादी को डिलीवरी के लिए ले जाते हैं और वही कायूरी अब मरने लगती है क्योंकि दोस्तों बच्चा पैदा होते ही उसका पूरा परिवार मारा जाएगा अगर उसने सैक्रिफाइस नहीं करा तो। और इसलिए असाका कायूरी के हाथों को पकड़कर खुद का गला घोटने लगता है।
ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि असाका कायोरी को समझा रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वहीं दूसरी तरफ कायोरी का परिवार बड़ा क्रीपी तरीके से एक सेरेमनी कर बच्चे की डिलीवरी कर रहा था। कायोरी को एंड में अपना फेट एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो एंड में असाका को मार ही डालती है। और वहीं दूसरी तरफ जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सारे परिवार वाले समझ जाते हैं कि कायोरी ने फाइनली सैक्रिफाइस कर ही दिया और इसलिए उसका परिवार जिंदा बच गया। कायोरी को एंड में वो डेमोनिक खुशी अपना शिकार बना लेती है और कायोरी की आंखों से खून भी निकलने लगता है। बच्चा पैदा होने के बाद कायोरी के परिवार वाले एक अजीब सी प्रेयर गाने लगते हैं और वही कायोरी अब आ जाती है सदमे में। वो डेमोनिक खुशी के वश में आ गई थी, जिसके बाद वो असाका की लाश को ले जाती है अपने घर। कायोरी का खुश परिवार अब फिर असाका की लाश को बांध देता है बिल्कुल उस बूढ़े आदमी की तरह, और उसके मुंह और आंखों को भी सिल दिया जाता है। और यहाँ से सीन जाता है कुछ टाइम आगे, जहाँ पे वापस टोक्यो में कायोरी आ गई थी। वो आज एक लड़के के साथ डेट पे आई थी और रोड पार करते वक्त उसे फिर से वो औरत मिलती है, पर इस बार कायोरी उस औरत की मदद नहीं करती। वो अपनी डेट के साथ एक मोहल्ले में घूम रही थी जहाँ पे कुछ घरों की खिड़कियों में पर्दे लगे हुए थे, क्योंकि दोस्तों उन घरों में वो लोग रह रहे थे जो अभी भी डिमोनिक खुशी का शिकार नहीं है। एंड में कायोरी की डेट कायोरी से पूछता है कि क्या वो खुश है, और कायोरी बोलती है कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन मिनानी साचियारे मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में जो जल्दी ही आएगी। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।